आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट हमारे पास दो टाइप की होती है हमारे देश में। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना। अगर हम भारत का संविधान पढ़ेंगे, इफ वी रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। राष्ट्रपति के पास अलग पावर है, पीएम के पास अलग है, जुडिशरी के पास अलग है, संसद के पास अलग है, तो गवर्नमेंट के पास अलग है। किसी को एक होलसम पावर नहीं दी गई। ठीक है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। हम किस पावर की बात करेंगे वो जो हमारा टॉपिक। ठीक है ना। तो अगर हम टैक्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट के टैक्स के एंगल्स की बात करेंगे, तो टैक्स का मतलब होता है द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को फंड चाहिए, और वो फंड तभी आ पाएंगे जब सरकार के पास क्या होगा, पैसा होगा। अब पैसा सरकार घर घर जाके थोड़ी ना मांगेगी, वो आपको कहती है आप कमाइए, खूब कमाइए, और अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज हमें टैक्स के नाम पे दीजिए। ठीक है ना। अब उस टैक्स को लगाने की पावर दो लोगों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो आप जीएसटी पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक प्रकार का सेंट्रल लेवल का टैक्स है, यानी दैट इज लेवीड एंड दैट इज मेक दैट लॉ हैज बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Before that, there was a service tax, there was a sale tax, and that was the power of the state. But there was so much dispute among the power distribution, among the collectability of the tax, so the GST has been implemented, and now the GST is under the charge of central government. Now, अब state government के पास भी power है ना, क्योंकि India is a what collective body of state ना, it's a collective body, it is a human body। क्या है, it's a human body is a part of ह्यूमन एलिमेंट्स। हमारे हाथ है, पैर है, दिमाग है, एक ह्यूमन बॉडी कलेक्टिव बनी। इसी तरीके से पूरे स्टेट को मिला के हमारा एक देश बनता है। तो अगर टैक्स की बात करते हैं तो जीएसटी, तो एक मैंने एग्जांपल दिया। अब हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसलिए मैं आपका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ऑल्सो लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो सेंट्रल लेवल टैक्स। ऑल द लॉज एंड प्रोविजन आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। It is an act. It is an act. It is an Income Tax Act 1961. Right? तो 1961 में हमने इनकम टैक्स एक्ट बनाया, और इनकम टैक्स रूल भी है, उसमें डिफरेंट प्रोविजंस बनाए गए। इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ने के लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए टीचर्स ने बोला होगा कि हम आपको एक दो क्लास में परफेक्ट नहीं बना सकते, और इन दिस कोर्स वी ऑल्सो कैन नॉट परफेक्ट मेक यू परफेक्ट इन जीएसटी। क्लियर। अब इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में क्या है। अब इनकम टैक्स 1961 को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि टैक्सेस भी दो टाइप से गवर्नमेंट लगा रही है। या तो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट वे में टैक्स ले रही है, या इनडायरेक्ट वे में टैक्स ले रही है। डायरेक्ट वे में ले रही है, इनडायरेक्ट वे में ले रही है। अगर गवर्नमेंट जिससे टैक्स ले रही है वो पर्सन उस टैक्स का बर्डन किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जिससे ले रही है उसको ये बोल रही है कि यू कैन चार्ज दिस मच अमाउंट टू सम अदर पर्सन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, सामान पे टैक्स किस पे लगा, सामान के विक्रेता पे। ठीक है ना, विक्रेता पे लगा, लेकिन उसने आपसे, जब सामान उसने आपको बेचा एज ए कंज्यूमर, तो आपसे ले लिया, लेकिन टैक्स सरकार ने लिया किससे, सेलर से। सेलर आप तो नहीं हो। टैक्स जमा किसने कराया सरकार को, सेलर ने, आपने तो नहीं कराया। बट इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किस पे पड़ा, अल्टीमेट कंज्यूमर पे पड़ा। बर्डन इज अल्टीमेट ट्रांसफर किस पे हो गया, अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसे कहते हैं ना महंगाई की मार है, तो महंगाई की मार किस पे आ गई, कंज्यूमर पे। सेलर क्या फर्क पड़ता है, सेलर ने कोई सामान 100 का खरीदा, उस पर टैक्स लगाया, सरकार ने बोला था इसलिए लगाया, और आपको टैक्स जोड़ के दे दिया। अब वो टैक्स जो कलेक्ट हुआ था सरकार को दे दिया, उसने तो अपना प्रॉफिट कमाया ना। तो दैट इज द इनडायरेक्ट लेवल टैक्स। तो द जीएसटी दैट यू हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लास, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड व्हाट, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट।
बोथ आर दी अंडर द पावर ऑफ सेंटर। बट इससे पहले अगर आप पढ़ते 3 बैच पहले, तो वी ऑल्सो टीच यू सर्विस टैक्स, वी आर ऑल्सो टीच यू वैट, दैट वाज द स्टेट लेवल टैक्स। सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवल पे था और वैट स्टेट लेवल पे था। बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी। नाउ दैट ऑल हैज बीन अबॉलिश्ड। बट ऐसा नहीं है कि अब इंडिया बिल्कुल परफेक्ट बन गया, टैक्स सिस्टम हैज बीन रीइन्वेंटेड, एवरी प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मच प्रॉब्लम दैट आर स्टिल नीड टू बी सॉल्व। अभी भी डिस्प्यूट है जीएसटी में, देयर आर सो मच रिटर्न नीड टू फाइल, है ना, वो जीएसटी में आप पढ़ेंगे, है ना। बट इनकम टैक्स में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हर साल होती हैं। हमारा बजट बनता है, बजट में हम अमेंडमेंट्स करते हैं, अमेंडमेंट देखते हैं हम देश को क्या जरूरत है, फिर उसमें हम फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है हर साल पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द लॉ दैट इज इनकम टैक्स। और फिर से वही बात, हम अपने टैली प्रोफेशनल कोर्स में इनकम टैक्स उतना पढ़ेंगे जितना हमें ऑफिस में यूज होगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बी एन अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट के लेवल में कितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ाया जाएगा। वैसे तो आप एक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पापा ने बाइक दे दी है तो बाइक चलाइए, आपको जहां जाना, किसने मना किया है। लेकिन वो तो यही बोलेंगे ना, दूर मत जाया कर, तेज मत चलाया कर, है ना। तो हम आपको इशारा कर रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, अब पूछे जितना पूछ सकते हैं, पूछने के लिए मना नहीं होगा, ठीक है ना। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग इनकम टैक्स, राइट। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स में किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे और किस तरीके से हम चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। और वो बेसिक टर्म्स क्या है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सन कौन होता है। सबसे पहले पर्सन कौन होता है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ये एसएससी क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्या होता है सर, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे रिबेट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन क्या होती है। ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स है जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और कुछ टर्म को हम साथ साथ पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स को हम साथ साथ पढ़ेंगे, राइट। तो ये टर्म ऐसी है जिसके बिना आगे हम चल ही नहीं सकते। ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स डिफाइन है इनकम टैक्स में, ठीक है ना। तो ये टर्म्स पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। कुछ और टर्म्स देख लो। एक है हमारे पास स्लैब रेट, और एक है फ्लैट रेट। ये कुछ चीजें पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं पर्सन कौन होता है। पर्सन, पर्सन का मतलब नॉर्मल इंग्लिश में आप क्या जानते हो, कोई भी पर्सन जो किसी नाम से अर्न करता है, कोई भी पर्सन जो किसी नाम से अर्न करता है, ये है नॉर्मल पर्सन। जैसे मैं और आप क्या है, पर्सन है, इंग्लिश का मतलब पर्सन है। बट यहाँ मीनिंग पे नहीं जाना आपको, यहाँ पे मीनिंग पे नहीं, डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं जाना, बिकॉज यू आर स्टडीइंग एक्ट। एक्ट में जो चीज डिफाइन है आपको वही मानना पड़ेगा। एक्ट में जो चीज को जो माना गया है वही मानना पड़ेगा। अगर एक्ट में लिखा है कैट मतलब भालू, तो मतलब भालू। एक्ट में लिखा है कैट मतलब भालू, तो भालू। अब देखो, पर्सन इनकम टैक्स कहता है कि जितने लोग by whatever name called, by whatever their association on the income are person, वो पर्सन है। अब तुम भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, पार्टनरशिप भी फर्म पार्टनर पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली पर्सन है ना, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप भी पर्सन है। मतलब जिस भी प्रकार से आप जिस संस्था के रूप से जैसे भी आप कमाते हो वो पर्सन है। लोग एनजीओ खुलवाते हैं, पर्सन है। आरबीआई पर्सन है, गवर्नमेंट पर्सन है, लोकल अथॉरिटी पर्सन है। बात समझ में आ रही है। तो पर्सन का मतलब आप जिस प्रकार से अर्न करते हैं, बाय वट एवर मोड और वट एवर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज पर्सन। बट क्या ऐसा है क्या जो कमाता है सब टैक्स भरेगा?
या सब टैक्स भरता है? नहीं। तो assessee आर दोज पर्सन, assessee की मतलब बता रहा हूं, assessees आर दोज पर्सन हु आर लायबल टू पे टैक्स. It means we can say that all assessee are person but all persons are not assessee. जो कमाता है वो जरूरी नहीं है टैक्स भरे, बट जो टैक्स भर रहा है जरूर कमाता होगा, है ना. तो assessee is a person who is liable to pay tax. जैसे अगर मेरी इनकम एक लिमिट के ऊपर चली जाए जो गवर्नमेंट बताएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं टैक्स पेयर कहलाऊंगा. तो आई एम assessee एज वेल एज पर्सन. बट जैसे मान लीजिए अजहर है, अजहर की इनकम उतनी नहीं है कि टैक्स भरे, तो ही इज अ पर्सन बट नॉट assessee. क्लियर एवरीथिंग? चलिए नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर व्हाट इज एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर का मतलब आप जाओगे, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है हिंदी मीनिंग पिछला साल. बट मैंने क्या बताया, ये एक्ट है, एक्ट में जैसे बोला जाएगा वैसे पढ़ना है. प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर. इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर नहीं चलता है ना, प्रीवियस ईयर चलता है. प्रीवियस इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम. इट मे बी ऑफ एनी ईयर. समटाइम पीपल डू व्हाट, समटाइम पीपल पे टैक्स ऑफ सम प्रीवियस ईयर्स. जैसे मान लीजिए आसाराम बापू जी को पकड़ लिया सरकार ने, अब उनकी खोज पड़ताल होगी अगर, तो क्या पता उन्हें 12-13 में एक टैक्स ना भरा हो, 14-15 ईयर में टैक्स ना भरा हो, तो वो उनके लिए प्रीवियस ईयर है. तो प्रीवियस ईयर मींस योर ईयर ऑफ इनकम, योर ईयर ऑफ इनकम. ठीक है. जैसे आज डेट क्या है, आज डेट है 1 दिसंबर 2020. ठीक है. तो इसका मतलब अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है मींस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021. इट हैज बिगन 1 अप्रैल 2020 और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021. और अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, 19-20. 19-20 खत्म हो गया. तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का पीरियड खत्म हो गया. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर समझ में आ गया आपको. तो और असेसमेंट ईयर होता है जिस प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन आपकी होती है. इट इज ऑलवेज आ सक्सीडिंग ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर. जिस साल आप कमाते हैं सेम ईयर में टैक्स नहीं भरते. द ईयर you pay income tax is calculated, is assessment has been made, that is the year of assessment year. जैसे अभी आप जो कमा रहे हो वो 20-21 में कमा रहे हो, तो इसका असेसमेंट ईयर, असेस कब होगी इनकम, 21-22 में. बात समझ में आ रही है. असेसमेंट कब होती है, आपके कमाने के बाद. अभी आप कमा रहे हो, अभी टैक्स नहीं भर रहे हो. बट जीएसटी में ऐसा है क्या, जीएसटी में ऐसा नहीं है. उसमें क्या है, कमाओ दो, कमाओ दो, कमाओ दो, मंथली आता है. इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है. इज इट क्लियर? क्लियर. तो अगर आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा असेसमेंट ईयर 2021 के रूल्स, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, रूल्स हम कहां के पढ़ेंगे, असेसमेंट ईयर के. प्रीवियस ईयर से तो इनकम उठाएंगे. तो अगर आपकी इनकम टैक्स में अगर जॉब लग गई, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए आप, तो आप क्या करोगे, लोगों की इनकम को असेस करोगे. लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, लोग अपनी रिटर्न मतलब इनकम टैक्स का ब्यौरा देते हैं. किसको देते हैं, डिपार्टमेंट को. डिपार्टमेंट में कौन बैठा है, इंसान कौन है, आप जैसे लोग, जिसने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा और वो एसएससी का फॉर्म भरा और डिपार्टमेंट में बन गया. या आप आईआरएस बन गए, है ना, आईआरएस बन गए तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे बड़े उसमें जाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड बन जाओगे. तो लोगों की रिटर्न को असेस करोगे. कोई फ्रॉड कर रहा है, गलत इनकम दिखा रहा है, टैक्स बचा रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको फिर आप नोटिस भेजोगे. यहाँ पे कई सारे डिविजन्स होते हैं, एओ बोलते हैं हम लोग. सबसे लोअर लेवल क्या होता है, एओ, असेसमेंट ऑफिसर. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर. चलें आगे. इसके बाद बोलिए, असेसमेंट ईयर खत्म. अब 3 चीजें एक साथ देखते हैं. रिडक्शन, रिबेट, एग्जेम्पशंस क्या होती है. ठीक है. एग्जेम्पशन सबसे पहले देखते हैं. एग्जेम्पशन मतलब माफी. एग्जेम्पशन का मतलब माफी. जैसे मैं बोलूं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट का मतलब माफ है. आप कमाएंगे तो भी आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, दैट इज एग्जेम्प्ट. जैसे मैं बोलूंगा डिविडेंड इनकम माफ है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड माफ है, दैट इज एग्जेम्प्ट. एग्जेम्पशन इज बीन गिवन. तो देयर आर सो मेनी इनकम, देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड यू एग्जेम्पशन, माफी. दैट मींस दैट इनकम विल नॉट पार्ट ऑफ इनकम. क्लियर. नाउ व्हाट इज रिबेट. रिबेट का मतलब अ सर्टेन अमाउंट ऑफ
रिलैक्सेशन विद अ कंडीशन, विद अ कंडीशन। रिबेट का मतलब जैसे आप दुकान में जाते हो तो बोलते भैया शर्ट कितने की दी, बोलते 500 की। बोले कि भैया, आप बोलते भैया 2 शर्ट लूंगा, तो बोलता ठीक है 1000 रुपए की। फिर बोलते भैया मेरी शक्ल देखो, फिर आप 5-6 किलो का बहाना मारते हो, फिर कहते चलो आप 900 रुपए दे दो, तो 100 रुपए क्या मिला आपको, तो 2 शर्ट लेने पे मिला ना, दैट इज अ कंडीशन। एंड रुपीज इज अ रिबेट, 100 रुपीज अ रिबेट। ऐसी गवर्नमेंट ने भी कई जगह क्या दे रखा है, रिबेट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज डिडक्शन? डिडक्शन इज अ सेपरेट चैप्टर इन इनकम टैक्स एक्ट एंड इट इज अंडर चैप्टर 6 से। इसको बोला जाता है अंडर चैप्टर 6 से। जैसे चैप्टर के नाम होते हैं ना, ऐसे लॉ में सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6A में लिखा गया है डिडक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप हमारे बताए गए एरियाज में पैसों को निवेश करोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है आप LIC अगर आप कराते हो तो हम आपकी इनकम में से वो माफ करा देंगे। LIC अगर आप कराते हो तो आपकी माफ करा देंगे, एक पार्ट ऑफ है। अगर आप चंदा देते हो, डोनेशन देते हो स्पेसिफाइड एरियाज में, तो हम आपको डिडक्शन देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, हम आपको माफी डिडक्शन देंगे। अगर आपने एजुकेशन लोन ले दिया हुआ, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट की हम क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। तो देयर आर सो मेनी एरियाज, डिफाइंड एरियाज वेयर यू विल pay that area, you will incur that expenditure in that area, then you will get a deduction, right? अब हम टैक्स के बारे में समझते हैं। 2 चीजें और बची, that is स्लैब रेट एंड फ्लैट रेट। अब देखिए जो टैक्स लगाने का तरीका है ना, जो टैक्स लगाने का तरीका है वो 2 तरीके से है। या तो सरकार आपको कहती है आप फ्लैट दे दो, मतलब सीधा आप क्या दो, 10% टैक्स दो भाई, वट एवर यू आर अर्निंग पे अस 10%। या फिर सरकार एक स्लैब बनाती है, ऐसे स्लैब बनाती है, इतना कमाते हो तो मत दो, इतने से इतने पे इतना दो, इतने से इतने पे इतना दो। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्लैब मतलब एक सीक्वेंस है, चार्ट बना रखा है। अगर आप उसके बीच में लाई करते हो तो आप देख लो, जैसे जब पास होते हो तो क्या लगती है, स्लैब रेट लगती है। सॉरी, जब एग्जाम होता है तो क्या लगती है, सिटिंग अरेंजमेंट में स्लैब रेट, इतने से इतने रोल नंबर तक रूम नंबर, यहाँ इतने इतना रूम नंबर, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये स्लैब देख रहे हो। फ्लैट रेट का है, बीकॉम पेपर है, इस वाले में जाओ, नो अरेंजमेंट इस में। तो फ्लैट रेट का मतलब है एक ऐसा रेट फिक्स कर दिया सरकार ने, इतना रेट है। जैसे GST क्या है, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, एक परसेंटेज है। गुड्स देखो, रेट देखो, लगा दो। 2 चीज देखनी है ना। HSN कोड में गुड्स कौन से रेट में लाई करता है, निल है, एग्जेम्प्टेड है, वैल्यू रेटेड है, व्हाटएवर दैट काइंड ऑफ इट, रेट लगा दो। इनकम टैक्स में दोनों तरीके हैं, स्लैब भी है और फ्लैट भी है, ठीक है। अब आप इतना समझ लीजिए, स्लैब रेट किस पे है, अपने कोर्स के लिए समझ लीजिए, इंडिविजुअल और HUF, इन लोगों पे क्या लगता है, बाकी अदर पे क्या लगता है, फ्लैट रेट। वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी स्लैब रेट है, बट अभी आप ऑफिस में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करने देंगे आपसे जो कराया जाएगा मैं वो बता रहा हूं। तो इंडिविजुअल यानी हम और आप कमाएंगे तो सरकार किस हिसाब से लेगी टैक्स, स्लैब रेट। जो बिजनेस, फैमिली बिजनेस कैसे लेगी, स्लैब रेट। लेकिन कंपनी पे, पार्टनरशिप फर्म पे 1 रुपया भी अगर कमा लिया कंपनी ने तो उस नेट प्रॉफिट कितना देना है, जो परसेंटेज डिफाइन होगा। अब कोविड-19 के सिनेरियो में कुछ कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2021 suppose a company earned 100 lakh rupee. A company which was used to earn a crores of rupee in that pandemic has earned only 10 lakh rupee, given a 1 lakh rupee, but उसको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लैट रेट है, ठीक है ना। वहां पे आप इनकम का हम वो देखिए कितना आपका बर्डन है, कितना आपका वेल्थ है उसके अंदर, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम, दैट इज स्लैब रेट एंड फ्लैट रेट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो सरकार ने पहले से ही 5 कैटेगरी बना रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरी बताई है कि इन दीज आर द सोर्सेज बाय विच नॉर्मली इनकम अर्न की जाती है। और जो इनकम कैटेगरी नहीं ढूंढ पाई सरकार, उसने अदर सोर्स में डाल दिया। तो फर्स्ट हैज इज व्हाट, पहला सैलरी, जो सबकी फेवरेट हेड्स ऑफ इनकम है। सब पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं, नौकरी, नौकरी।
आप क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू अर्न बाय द हेड ऑफ सैलरी। तो सैलरी के लिए इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं और आपका रिश्ता कैसा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता देखा जाता है। क्या देखा जाता है? रिलेशनशिप इज सच दैट वन पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सेकंड पार्टीज इंस्ट्रक्शन, दैट मींस यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड सैलरी। हर लोग नौकरी नहीं करते। ऐसा थोड़ा ना अगर मैं किसी के ट्यूशन पे जाता हूं, पढ़ाता हूं, तो मैं वहां क्या सर्वेंट हो गया, वहां मैं नौकरी करता हूं? नो, रिलेशनशिप कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो ऑफिसर यहां नौकरी करते हैं? नहीं। दूसरा नौकरी करते हैं? नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप एक स्पेसिफाइड टाइम में, स्पेसिफाइड डेट में, ऑब्लिगेशन के अंदर काम करते हैं और एक स्पेसिफाइड टाइम में आपको तनख्वाह मिलती है, इट मींस यू आर अर्निंग बाय सैलरी। क्लियर? वन ऑफ द सोर्स क्लियर? अब देखो, जब आप बीकॉम, एमकॉम, सीए वगैरह पढ़ोगे तो सैलरी में एक चैप्टर है, फिर सैलरी पढ़ाई जाएगी, फिर ये वो हम यहां नहीं कराएंगे। दैट इज नॉट कवर्ड इन दिस कोर्स। क्यों? उसके लिए हमें 3 महीने अलग से दो। समझ गए ना? उसके लिए आप अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना समझा दिया जाएगा कि आपका मन अंदर से करेगा मैं पढ़ूं। राइट? अदर साइड बीकॉम में है ही। चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Income from house, this is basically a rental income. This is basically what? Rental income. People do what? People let out their properties to some other person and charges some amount. And property may be of 2 types, residential and commercial. Residential or commercial. Rent दोनों से मिलता है, एक से मिलता है? दोनों से मिलता है। रेंट यहां भी लेते हैं, रेंट यहां भी लेते हैं। मैं और आप कौन सी प्रॉपर्टी में रहते हैं? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहते हैं। मान लीजिए अगर हम किराएदार हैं और अगर हमारा ऑफिस है या हमने फैक्ट्री ले रखी है, तो फैक्ट्री कौन सी? कॉमर्शियल रेंट। रेंट किसका ज्यादा होता है? कॉमर्शियल। ठीक है ना? वो हमें मतलब नहीं है। तो एनी पर्सन हु इज अर्निंग रेंटल इनकम इज लायबल टू पे income tax under the head income from house property. Clear? Next source is capital gains. Capital gains. कैपिटल में गेन हो गया है। पहली बात तो कैपिटल है, फिर उसके अंदर क्या हो गया है? गेन हो गया। यानी आपने कोई एसेट जो आपकी संपत्ति का हिस्सा था उसको बेच दिया और उसमें आपको मुनाफा हो गया, तो उस मुनाफे पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। वो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम मान लेंगे। जैसे अब जब हम हेड को पढ़ेंगे अंदर, कैपिटल गेन को अंदर पढ़ेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल एसेट होते क्या है। इनकम टैक्स में माना किसे गया कैपिटल एसेट? तो बोलोगे सर अगर मैं कुर्सी बेच दूं और पैसे मिल जाए तो क्या वो? नहीं, कुर्सी कैपिटल एसेट नहीं माना गया इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में किसे कैपिटल एसेट माना गया वो पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? तो वो हम पढ़ेंगे कैपिटल एसेट किसे बोला गया है, किस पे टैक्स लिया गया है। ठीक है ना? तो कैपिटल एसेट अगर वो है और अगर सेल किया गया है और सेल पे अगर मुनाफा हुआ है तो आप टैक्स देंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखिए। अब एक चीज क्या है बिजनेस और एक चीज क्या है प्रोफेशन, दोनों में एंड लगा हुआ। अब ये नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ लोग इनकम अर्न करते हैं या तो बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं? प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करते हैं। जैसे मान लीजिए जितने व्यापारी हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, वो सब कौन है? व्यापारी हैं। तो दे आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर नेट प्रॉफिट वट एवर दे अर्न ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। और जो आप अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो, जो बैलेंस शीट पीएनएल बनाओगे, उन्हीं व्यापारियों की बनाओगे। तो उन व्यापारियों का जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से वो लोग टैक्स भरेंगे। अब बिजनेस और प्रोफेशन को अलग क्यों किया गया है? क्योंकि देयर आर सम प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर, लाइक इंजीनियर, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, दीज आर नॉट बिजनेसमैन। इनको बिजनेस नहीं बोला गया, हालांकि बिजनेस ये भी करते हैं, बट दे आर प्रोफेशनल। दे रेंडर देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज सर्विस एंड दे चार्ज फॉर दैट। इसीलिए उनको कैश बुक बनाने के लिए बोला गया। आपने देखा होगा डॉक्टर जो हैं, अच्छे डॉक्टर जो हैं, वो आपका नाम लिखते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो एटलीस्ट दे मेंटेन अ रजिस्टर।
रिकॉर्ड बुक उनको मैंडेटरी किया गया है। कुछ डॉक्टर आपसे पूछते ही नहीं है कौन हो आप, होने क्या मतलब, वो पर्ची में दवाई डाल देंगे पुड़िया में और आप बोले खा लो आप, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन। बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, पूरा आप लिस्ट बनता है, आपका रिकॉर्ड बनता है, नाम उम्र सब कुछ। दैट इज प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है ना। तो बिजनेस से कमाओ, प्रोफेशन से कमाओ, अगर आप कमाते हो एक लिमिट से तो यू हैव टू पे टैक्स अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। लास्ट सोर्स ऑफ इनकम इज अदर सोर्स। अब आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे डाउट कि सर, अब आप पूछना इसके बाद, इसके हेड के बाद, सर अगर ये कमाया तो टैक्स लगेगा, किस हेड में जाएगा? तो जो किसी हेड में नहीं जाएगा लेकिन कमाई तो हो गई, तो सरकार ने छोड़ा नहीं उसको। अब मान लीजिए आधार के मन में आ रहा है सर मैं गले नंबर 15 में जा रहा था, 100 का नोट पाया, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम, दैट विल बी फॉर्म ऑफ योर पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब आधार के मन में आ रहा होगा सर मैं डांस इंडिया डांस में गया और मैंने वहां पैर हाथ लंबे चौड़े किए और मुझे वहां अवार्ड मिल गया, आई वॉन 1 लाख रुपी, दैट इज इनकम। अब इंडियन आइडल में लोग जीतते हैं, बिग बॉस में जीतते हैं, दैट इज ऑल्सो इनकम बाय वट एवर मीन्स। बट इन चारों में तो नहीं आ रही ना वो, तो कौन से सोर्स में वो? अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम। कैपिटल गेन को थोड़ा सा और डिस्कशन से देखते। देखिए कैपिटल गेन, अगर आपने कोई कैपिटल दैट इज योर प्रॉपर्टी, दैट इज योर असेट्स, उसको आपने बेचा है जो इनकम टैक्स की नजर में कैपिटल है और उस पर गेन हो गया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये कैपिटल गेन में हेड्स अलग से कराऊंगा डिटेल से। तो बच्चों ये 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स कहता है कोई एसेट्स आपने 3 साल रख के बाद बेचा तो उस पे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पे अलग रेट टैक्स है। और अगर आपने कोई एसेट 3 साल के अंदर बेच दिया तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे, उस पे अलग रेट का टैक्स है। तो इतना समझ लीजिए, कैपिटल गेन मीन्स एनी एसेट that has been sold by you and gain earned by you and that gain is liable to tax under the head income from capital gains.